हेलो दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक ऑनलाइन क्लास के अंदर पादप कार्य की यानी कि बच्चों के कि थोड़ा सा ये डर रहता है कि पादप कार्य की जो सब्जेक्ट का जो टॉपिक है ना वो हार्ड लगता है। इसको मैंने बिल्कुल सिंपली करके आपके सामने मैं इसको प्रेजेंट करूंगा। और जो भी अपने जैसे आईसीआर एग्जाम हुआ, जेट एग्जाम, साथ में नीट का भी जो एग्जाम है उसके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। साथ में आपको जो एग्जाम्स की क्वेश्चन है वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो अपन यहाँ पे वन बाई वन देखे। सबसे पहले मैं यदि बात करूँ जो पादप कार्य की है वो होता क्या है, तो अपन बात करते हैं कि पौधों के अंदर जो भी फिजिकल रिएक्शन हो रही है या अपन केमिकल रिएक्शन हो रही है उनको अपन पादप कार्यकी के अंदर इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलूँ कि जो पादप के अंदर क्या हो रहा है, एक तो जैव रासायनिक क्रिया। यदि इसको मैं सिंपली बोलूँ तो जैव रासायनिक क्रिया, रासायनिक क्रिया जो पौधे के अंदर जैव रासायनिक क्रिया हो रही है ना उसको अपन बोलते हैं पादप कार्यकी। ठीक है, इसको अपन बायोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, यानी कि जो बायो केमिकल रिएक्शंस जो प्लांट के अंदर हो रही है उनकी स्टडी अपन करते हैं। जैसे कि अपन बात करें कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है प्लांट के अंदर, यदि मैं बात करूँ कि प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है, यदि मैं बात करूँ कि प्लांट के अंदर जो वाटर रिलेशन की बात करें कि ऑस्मोसिस हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, कि वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, ट्रांसपिरेशन कैसे हो रहा है। अपन बात करें कि रसारोहण, कि पौधे की रूट से उसके टिप पार्ट के तक जो पानी जा रहा है वो कैसे जा रहा है, वो सारी रिएक्शन की अपन स्टडी करते हैं इस पादप कार्य के अंदर। साथ में अपन ये भी स्टडी करते हैं कि प्लांट की ग्रोथ, डेवलपमेंट के हार्मोन कैसे काम कर रहे हैं, वो सारे अपन प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूँ इसके फादर की, जहाँ से अपने क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस जो बनते हैं, और साथ में मैं थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताता रहूँगा। सबसे पहले अपन बात करें जो क्वेश्चन बनता है कि जो पादप कार्य की है इसके जनक किसको कहा जाता है। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ कि जो पादप कार्य की है इनके जनक किसको कहते हैं, या मैं बात करूँ पिता किसको कहा जाता है, तो सबको पता है कि जो पादुकारिकी की पिता है वो अपन स्टीफन हेल्स को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? स्टीफन स्टीफन हेल्स को। स्टीफन हेल्स को क्या बोल देते हैं? पादुकारिकी के अपन पिता बोल देते हैं। ओके, स्टीफन हेल्स को अपन क्या बोल देते हैं? पादुकारिकी के पिता बोल देते हैं। इसी के साथ यदि मैं बात करूं भारतीय पादुकारिकी के पिता, किसकी बात की जा रही है? भारतीय पादुकारिकी के पिता, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी किसको कहा जाता है, तो अपन जेसी बोस को कहा जाता है। किसको कहते हैं? जेसी बोस। यदि पूरा नाम यदि इनकी मैं बात करूं तो जगदीश चंद्र बोस इनको कहा जाता है। तो भारतीय पादुकारिकी के पिता जेसी बोस को कहा जाता है, और अपन जो वर्ल्ड के अंदर जो पादुकारिकी के पिता है वो स्टीफन हेल्स को कहा जाता है। और अपन ने बात की कि पादुकारिकी होता क्या है, तो प्लांट के अंदर जो भी रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन या फिजिकल रिएक्शन, उनको अपन क्या बोलते हैं? प्लांट फिजियोलॉजी। ओके, अपन नेक्स्ट बात करें, अपन इसमें नेक्स्ट बात करें अपना जो टॉपिक है। अपन ने अभी बात की कि प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर अलग अलग अपने टॉपिक चलते हैं, जैसे कि प्लांट के अंदर वाटर रिलेशन, कि प्लांट में वाटर कैसे जा रहा है, कैसे एब्जॉर्प्शन हो रहा है। उसके अंदर यदि मैं बात करूँ कि प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन बात करें, प्लांट के अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा है, श्वसन की जो श्वसन हो रहा है उसकी अपन बात करें, प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी कि प्लांट की जो वृद्धि है वो कैसे हो रही है, और प्लांट का विकास कैसे हो रहा है, जिसमें अपना हार्मोन वगैरह पढ़ लेते हैं। ये सारे टॉपिक अपने इसमें पढ़ते हैं। तो आज अपन एक टॉपिक को लेकर चलेंगे, पादप जल संबंध। जो बच्चों को थोड़ा डर सा रहता है कि पादप जल संबंध में ये क्या हो रहा है, आपके थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप लगता है कि डीपीडी क्या है, ओपी क्या है, टीपी क्या है, ये अपन सारी आज डिस्कस करने वाले हैं सिंपली। तो सबसे पहले अपना जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो इसमें रहेगा क्या? पादप जल संबंध। अपना जो टॉपिक है वो क्या रहेगा? पादप जल संबंध का। ठीक है, वन बाई वन अपन इसमें बात करते हैं। पादप जल संबंध में अपन क्या देखने वाले हैं आज? तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं, अपने टर्म आती है विसरण। सबसे पहले अपनी टर्म आती है विसरण। इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन इसको बोला जाता है इंग्लिश के अंदर। विसरण क्या है? तो यदि मैं विसरण की बात करूं तो कोई भी अणु है अपने पास, या कोई भी अपने पास पदार्थ है, उस पदार्थ या उस अणु का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाना, उसको अपन क्या बोलते हैं? विसरण बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात करूँ कि मेरे पास एक इत्र की बोतल है मेरे हाथ में, उस इत्र की बोतल को यदि मैं मेरे इस जैसे कि रूम का कम एक कोना है, इस रूम के कोने में उसको मैं खोल देता हूँ, उसका जैसे मैं उसका ढक्कन ओपन करता हूँ तो थोड़ी देर बाद अपन देखते हैं कि पूरे रूम के अंदर उसकी गंध फैल जाती है।
यानी कि सबसे पहले इसकी सांद्रता कहाँ ज़्यादा थी, मेरे इस कोने के अंदर, यानी कि रूम के इस पार्ट के अंदर ज़्यादा थी, और धीरे धीरे क्या हुआ, वो पूरे रूम में फैल गई। यानी कि अपने अधिक सांद्रता से, यानी कि अणु की सांद्रता अधिक यहाँ थी और वो फैल गई पूरे रूम में। इसको बोलते हैं विसरण। कि कोई भी अणु है वो अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जा रहा है, उसको अपन क्या नाम देते हैं, विसरण। तो मैं लिखूँ अधिक सांद्रता, अधिक सांद्रता यानी कि जहाँ मात्रा ज़्यादा हो सांद्रता की बात करें तो, और इससे किधर जाएगा, कम सांद्रता की ओर, कम सांद्रता की ओर। कौन जा रहा है, ये अणु जा रहा है। तो मैं बात करूं कि अणु कहाँ जा रहा है, ये अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जा रहा है, तो इस चीज को मैंने क्या बोल दिया, विसरण बोल दिया। ठीक है, विसरण करवाने के लिए एक दाब लगता है जिसको बोलते हैं विसरण दाब। इसके लिए क्या लगता है, विसरण दाब। विसरण के लिए एक दाब लगता है जिसको बोलते हैं विसरण दाब। तो विसरण को मैंने इंग्लिश में बोला डिफ्यूजन, दाब को मैं बोलूंगा प्रेशर। तो इसको मैं यदि शॉर्ट में लिखना चाहूँ, जो आपकी टर्म आती है डीपी, इसको मैं शॉर्ट में क्या बोल दूंगा, डीपी, यानी कि डिफ्यूजन प्रेशर। जिस अणु का डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा रहेगा वो उस ज़्यादा वाले डिफ्यूजन प्रेशर से उधर जाएगा जिधर डिफ्यूजन प्रेशर कम है। जैसे अधिक सांद्रता यानी कि सांद्रता अधिक, तो उसका प्रेशर ज़्यादा रहेगा, और प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो जिधर कम है उधर जाएगा। तो अपन बात करें कि डीपी किधर से किधर काम करता है, तो जहाँ डीपी ज़्यादा रहेगा, यानी कि इधर डीपी ज़्यादा है तो ज़्यादा डीपी से अणु किधर जाएगा, जिधर डीपी कम है। ठीक है, जहाँ डीपी ज़्यादा है यानी कि जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है वहाँ से किधर जाएगा, जहाँ पे प्रेशर कम है, तो अधिक डीपी से कम डीपी की तरफ क्या जाएंगे, अणु जाएंगे। और तो डीपी का अपन को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जहाँ डीपी ज़्यादा है वहाँ से कम डीपी की तरफ क्या जाएंगे, मोलिक्यूल्स गति करेंगे। अपन नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, इसको लेके डीपी की बात करें, अपन पूरे डीपी को समझते हैं कि डीपी कैसे वर्क करता है। तो मैंने बात की कि डीपी ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा, और अपन को यहाँ जल के बारे में समझना है क्योंकि अपना टॉपिक ही क्या है, पादप जल संबंध, पानी का बारे में कि पानी किधर से किधर गति करता है डीपी के मामले में। तो एक डीपी, पानी की डीपी यदि ज़्यादा है यानी कि पानी किधर ज़्यादा है, डीपी का मीन्स उसकी खुद की सांद्रता, खुद के मॉलिक्यूल ज़्यादा। तो डीपी ज़्यादा, तो जहाँ डीपी ज़्यादा है उधर से किधर जाएगा, जहाँ डीपी कम है। यानी कि पानी मेरे साइड में मैं बात करूँ, मेरे पास में ये एक पूरा फ्लास्क है, ठीक है। इस एग्जाम्पल को मैं थोड़ा हटा देता हूँ। यदि मैं बात करूँ कि मेरे पास में एक स्लाइड है, ऐसे मेरे पास एक कोई स्लाइड है, इस स्लाइड में मेरे पास यहाँ पे पानी की मेरे पास कुछ बूंदे पड़ी है, इधर पानी नहीं है, ठीक है, इधर पानी नहीं है। तो यहाँ पानी ज़्यादा है तो पानी यहाँ से इधर जाएगा, यानी कि पानी का डीपी कहाँ ज़्यादा है, इस साइड में। तो ज़्यादा डीपी से किधर जाएगा पानी, कम डीपी की तरफ। तो पानी का आपको मूवमेंट समझ में आ गया डीपी के मामले में कि जिधर डीपी ज़्यादा है वहाँ से कम डीपी की तरफ कौन जाएगा, पानी। इतना आपको समझ में आ गया। बट डीपी ज़्यादा किसकी है, जैसे कि मैं अपन बात करें कि जब शुद्ध पानी है उसकी डीपी ज़्यादा है, या विलय मिलाने के बाद जब विलयन बन जाता है उसकी डीपी ज़्यादा है। तो ये अपन बात करें कि मेरे पास शुद्ध पानी है, शुद्ध पानी, शुद्ध पानी का मीन्स है प्योर वाटर। इसके अंदर कोई भी मैंने अलग चीज़ नहीं मिलाई, बोले तो विलय नहीं मिलाई मैंने कुल मिला के शुद्ध पानी की। यानी कि मैं शुद्ध पानी बात करूँ या शुद्ध विलायक की बात करूँ, तो शुद्ध जो विलायक है उसका डीपी ज़्यादा होता है किसकी तुलना में, विलयन की तुलना में। तो शुद्ध विलायक का डीपी यानी कि शुद्ध पानी का डीपी कितना होता है, मैक्सिमम। और एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि शुद्ध विलायक का डीपी होता है अधिकतम, मैक्सिमम, अधिकतम होता है, अधिकतम। इसको आप एग्जाम्पल से समझे थे कैसे होगा। शुद्ध पानी का डीपी क्या रहेगा, अधिक, सबसे ज़्यादा किसका रहेगा, शुद्ध पानी का। जैसे जैसे मैं इसमें क्या ऐड करूँगा, यहाँ मैं बात करूँ कि मेरे पास पानी है, इस पानी में मैंने क्या ऐड किया, विलय ऐड किया। क्या ऐड किया, विलय। तो क्या बनेगा, विलियन। तो क्या मिलेगा, विलियन बन जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आए क्या। इसको मैं आपको अगली स्लाइड में थोड़ा अच्छा से बताऊंगा। मैं बात कर रहा हूँ कि एक अपने पास कॉन्सेप्ट आता है कि विलियन बराबर विलायक प्लस विलय। यह आपको सबको पता होगा। विलियन कब मिलता है, जब अपन विलायक के अंदर विलय मिला देते हैं। जैसे मैं बात करूँ, विलियन अपने पास चाशनी है, क्या है, चाशनी। चाशनी किस किस का मिक्सचर है, तो पानी का और चीनी का। तो यहाँ पे पानी तो क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, पानी तो क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। और इसमें जो चीनी घोली गई है वो क्या होगी, विलय। यानी कि जो घुलता है उसको विलय बोला जाता है, जिसमें घोला जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, विलायक। और दोनों का मिक्सचर से क्या मिलता है, विलय। ठीक है, मैंने बात की कि जब पानी शुद्ध होता है, यानी कि मैं बात करूँ जो एग्जाम में क्वेश्चन पे आता है, इंपॉर्टेंट है कि शुद्ध विलायक, अपने पास यदि विलायक शुद्ध है
शुद्ध विलायक, इसका डीपी क्या होगा? मैक्सिमम। इसका डीपी क्या होगा? मैक्सिमम। जैसे जैसे इसमें मैं विलेय मिलाऊंगा, जैसे जैसे इसमें मैं क्या मिलाऊंगा? विलेय, तो अपन को पता है कि इसका गाढ़ापन बढ़ता जाएगा। इसका क्या बढ़ेगा? गाढ़ापन। तो यानी कि जब मैं विलेय मिला रहा हूं तो गाढ़ापन बढ़ रहा है, यानी कि विलेय का अणु पानी के अणु को बांध रहा है, जिससे विस्कोसिटी बढ़ रही है, गाढ़ापन बढ़ रहा है। यदि अब मैं बात करूं कि जो शुद्ध विलायक है इसके अणु की गतिज ऊर्जा ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा गति करेंगे, और जैसे जैसे मैं विलेय मिलाऊंगा तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? कम। तो विलेय मिलाने पर गतिज ऊर्जा कम हो रही है, इसका मीन्स कि अणु कम गति करेंगे, और अणु कम गति करेंगे यानी कि उसका प्रेशर कम हो जाएगा। उसको किसने पकड़ लिया तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि विलेय मिलाने पर, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विलय मिलाने पर डीपी पे क्या होगा? कम होगा, ज़्यादा होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखना, विलय मिलाने पर, विलय मिलाने पर डीपी कम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विलय मिलाने पे डीपी कम होगा। फॉर एग्जांपल आपको मैं समझाना चाहूँ कि मेरे पास में ये स्लाइड है, आप देखना इसको ध्यान से। मेरे पास में ये स्लाइड है, इस स्लाइड मेरे पास एक तो ये है जिसको मैं ए नाम दे दूँ, मेरे पास सेकंड स्लाइड है जिसको मैं बी नाम दे दूँ। इस स्लाइड के ऊपर यहाँ पे मैंने डाली पानी की बूंद। क्या डाली? शुद्ध विलायक बोले तो पानी की बूंद। और यहाँ मैंने डाली विलयन की बूंद, जिसमें मैंने विलय मिला दिया। ये क्या है? विलयन की बूंद। अब मेरे को बताओ कि ये पानी की बूंद पहले नीचे जाएगी, ये विलयन की बूंद पहले नीचे जाएगी? सबको पता है, अपन को सबको पता है कि पानी पहले नीचे जाएगा, क्योंकि विलयन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे चाशनी है, तो चाशनी गाढ़ी होगी तो उसको नीचे जाने में टाइम लगेगा। इसका मीन्स क्या हुआ कि डीपी पानी का क्या है? ज़्यादा। इसका डीपी ज़्यादा है, जब भी तो नीचे जा पा रहा है, जब भी तो गति कर पा रहा है। और इसमें जब मैंने विलय मिला दिया, यानी कि जब ये विलयन मिल गया तो ये नीचे जाने में टाइम लगा रहा है, इसका मीन्स का डीपी क्या हो गया? कम। अब समझ में आ गया होगा कि शुद्ध पानी का या शुद्ध विलायक का जो डीपी है वो ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, और जैसे जैसे इसमें अपन विलय मिलाते जाते हैं इसका डीपी कम होता जाता है। डीपी का कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा, इससे ज़्यादा इसमें कोई भी कुछ नहीं मिलता। इतना ध्यान रखना है कि डीपी है ना, शुद्ध विलायक का ज़्यादा होता है, जैसे जैसे विलय ऐड करते हैं उसका डीपी कम होता है। इसके अलावा तुम्हें कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। ओके, ये आपको डीपी समझ में आ गया होगा। ये अपने विसरण का हो गया कॉन्सेप्ट। अब मैं इसकी थोड़ा बात करूँ कि विसरण का महत्व क्या है, प्लांट के अंदर ये कहाँ पे यूज आता है, अपने विसरण क्यों पढ़ते हैं, तो इसका अपन महत्व की बात करें। इसका यदि मैं महत्व बात करूँ, ओके, तो मैं बात करूँ महत्व है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है महत्व से कि जो डीपी है ना, ये पौधे के अंदर गैसों का आदान प्रदान करने में सहायता करता है। पौधों में क्या करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौधों में गैस क्या? O2 वे CO2, जो रेस्पिरेशन में हो रहा है, जो श्वसन में यूज आ रही है, तो O2 वे CO2 का आदान प्रदान, आदान प्रदान। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि पौधों के अंदर गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? विसरण। और आपको यदि मानव में पूछे ना, तो मानव में भी किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा ही होता है। ये हो गया पहला महत्व। दूसरा महत्व में बात करूं, निष्क्रिय निष्क्रिय अवशोषण। निष्क्रिय अवशोषण, पौधों के अंदर जो निष्क्रिय अवशोषण हो रहा है, जिसमें ऊर्जा नहीं लग रही, और वो ऊर्जा नहीं लग रही यानी कि क्या हो रहा है? ऊपर से वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, जिससे कि ऊपर क्या हो रहा है? पानी उड़ रहा है, और पानी उड़ रहा है तो ऊपर पानी की सांद्रता कम हो रही है और नीचे पानी की सांद्रता ज़्यादा है, तो ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ क्या जा रहा है? पानी, यानी कि इसमें विसरण हो रहा है, तो ये निष्क्रिय अवशोषण है। तो निष्क्रिय अवशोषण भी किसका एग्जाम्पल है? विसरण का। ये दोनों एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं, दोनों अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाई ये प्रोसेस बताओ कि जो निष्क्रिय अवशोषण हो रहा है वो किसका एग्जाम्पल है, तो विसरण का। और आपको जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है कि गैसों का आदान प्रदान किस विधि से होता है, तो वो होता है विसरण के द्वारा। ओके, ये हो गया अपने विसरण का कंप्लीट। अपन सेकंड बात करेंगे प्रासरण। तो प्रासरण पढ़ने से पहले अपन को कुछ उसका बेसिक टर्म पढ़नी पड़ेगी, जिसको मैं बोलता हूँ पारगम्यता। तो प्रासरण पढ़ने से पहले अपन टॉपिक पढ़ेंगे पारगम्यता। तो अपनी हेडिंग डालते हैं अपन, पारगम्यता क्या है? पारगम्यता बोले तो परमेबिलिटी, पारगम्यता परमेबिलिटी। ओके, पारगम्यता क्या होती है सर? तो पारगम्यता होती है कि किसी भी भित्ति के द्वारा, किसी भी झिल्ली के द्वारा जल के अणु या विलय के अणु आर पार जा सके, इस गुण को पारगम्यता बोलते हैं। बट इसमें अलग अलग कंडीशन है, ये तो विलय जाए या विलायक जाए या दोनों जाए या दोनों ही ना जाए,
अलग अलग कंडीशन है। तो इसके अकॉर्डिंग जो पारगम्यता है ना, इसमें झिल्लियों को अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा पारगम्य झिल्ली। इसके एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सी पारगम्य झिल्ली है, कौन सी अर्ध पारगम्य है, कौन सी चयनात्मक पारगम्य है और कौन सी अपारगम्य है। तो आपको उतना ध्यान रखना है। तो पहले मैं बात करूँ पारगम्य झिल्ली। पारगम्य झिल्ली, ठीक है। तो पारगम्य झिल्ली वे है जिसके द्वारा विलय भी जा सके और विलायक भी जा सके। तो डेफिनेशन को अपन को इतना नहीं ध्यान रखना, बस तुम्हें ध्यान में रखना है कि डेफिनेशन है क्या। डेफिनेशन से कोई क्वेश्चन नहीं है, तो क्वेश्चन उठता है एग्जाम्पल से कि पारगम्य झिल्ली का एग्जाम्पल क्या है। तो अपना ध्यान रखना है कि इसका मीन्स तो ये होता है कि पारगम्य झिल्ली होता है जो सबको आर पार आने दे, यानी कि दो ही चीज होती है विलय में, तो विलय होगा या विलायक। तो विलय भी जा सके और विलायक भी जा सके, उसको क्या बोल देता हूँ मैं, पारगम्य। ओके, इसके एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूँ तो कोशिका भित्ति। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया कि भाई निम्न में से पारगम्य झिल्ली का उदाहरण क्या है, तो कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किसका उदाहरण है, पारगम्य झिल्ली का। बोले तो सेल वॉल, क्या बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में, सेल वॉल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पारगम्य झिल्ली का उदाहरण क्या है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किसका उदाहरण है, पारगम्य झिल्ली का, ठीक है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे आती है अपारगम्य झिल्ली। अपारगम्य, अपारगम्य का मीन्स होता है जिससे ना तो विलय जाए और ना विलायक जाए, कोई भी नहीं जा सके। यानी कि मैंने पारगम्य में क्या बात की, दोनों जा सके। अपारगम्य में क्या बात कर रहा हूँ कि दोनों ही ना जा सके। इसका एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है क्या होती है, एक तो क्यूटिकल, एक तो होती है क्यूटिकल, और दूसरा इसका होता है कॉर्क, जिसको अपन काग बोल देते हैं। कॉर्क या कार्क दोनों लिख देता हूँ, इंग्लिश और हिंदी टर्म कॉर्क, ठीक है। तो आपको दो एग्जांपल पारगम्य अपारगम्य। तीसरी अपन बात करें नेक्स्ट, तो तीसरी अपने आती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके एग्जांपल पूछे जाते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली का मीन्स होता है ऐसी झिल्ली जो विलायक के अणु को तो जाने दे बट विलय को नहीं जाने दे। याद रखना ये किसको जाने देती है, इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है आपको। ये विलय को तो नहीं जाने देती है और विलायक को जाने देती है, विलायक को जाने देती है। इस झिल्ली को मैं बोलता हूँ अर्ध पारगम्य, यानी कि सेमी परमेबियल झिल्ली बोलता हूँ, या सेमी परमेबियल मेम्ब्रेन इसको मैं बोल देता हूँ। इसके एग्जाम्पल आप ध्यान रखना, जो मैं पहला एग्जाम्पल लिख रहा हूँ सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है पार्चमेंट, पार्चमेंट झिल्ली, जो कि आपके एनसीईआरटी में अच्छे से जो जिस झिल्ली के बारे में बताया गया है वो पार्चमेंट मेम्ब्रेन है। इसके बाद में यदि मैं सेकेंड मेम्ब्रेन की बात करूँ तो जो आपके कॉपर फेरोसाइनाइट, कॉपर फेरोसाइनाइट, ठीक है। थर्ड यदि मैं बात करना चाहूँ इसमें तो बकरे का मूत्राशय, बकरे का मूत्राशय, ये आपको ध्यान ही रखनी है। तो जिसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सी है, जिसके ऊपर प्रयोग भी किया गया है विसरण प्रासरण का, अपने पार्चमेंट मेम्ब्रेन। अपने आगे एक प्रयोग पढ़ेंगे जिसका नाम है खीसल कीप प्रयोग, जो कि इस पार्चमेंट मेम्ब्रेन के साथ में किया गया था। ओके, आपको ये समझ में आ गया। तीसरे लास्ट यदि मैं बात करूं तो चयनात्मक पारगम्य, चयनात्मक पारगम्य बोले तो सिलेक्टिव परमेबियल मेम्ब्रेन कौन सी है, तो सिलेक्टिव परमेबियल मेम्ब्रेन का मीन्स है जो कुछ विलायक को भी जाने दे और कुछ विलय को भी जाने दे, यानी कि विलय भी जा सकता है विलायक भी जा सकता है, या विलय को भी नहीं जाने देगी या विलायक को भी नहीं, यानी कि ये सेलेक्ट करेगी कि इस विलय के अणु को जाने देना है, इसको नहीं जाने देना। ये सेलेक्ट करेगी इस विलायक के अणु को जाने देना है, इस विलायक के अणु को नहीं जाना। इसको बोलते हैं चयनात्मक, यानी कि सिलेक्टिव परमेबियल। ये चुन चुन के भेजेगी, भाई तू तो चला जा, तू मना जा, ठीक है। तो इसके जो एग्जाम्पल है वो आपको ध्यान रखना। इसके दो एग्जाम्पल बड़े फेमस है, एक तो कोशिका झिल्ली अपनी, एक तो क्या है कोशिका झिल्ली, और दूसरा अपने जो एग्जाम्पल आता है वो आता है टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। और सभी बच्चे मेरे को कमेंट में बताएंगे कि जो टोनोप्लास्ट है वो क्या होती है, किसको अपन टोनोप्लास्ट बोलते हैं। मैं आपके कमेंट देखूंगा और उसमें आपको रिप्लाई दूंगा आगे। ओके, तो अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ये अपना हो गया पारगम्यता। अब अपन पढ़ेंगे विसरण।
ताकि अपने पारगम्यता के बारे में इसलिए पढ़ा कि विसरण समझने के लिए अपन को पारगम्यता पढ़ना जरूरी है। अभी अपने नाम आएगा कि अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा होने वाले विसरण को अपन क्या बोलते हैं, विसरण प्राशन बोल देते हैं। बट आप पूछोगे कि सर ये अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या आ गई, ये चयनात्मक पारगम्य क्या आ गई, इसलिए मैंने ये टॉपिक आपको पहले पढ़ा दिया और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। ओके, तो अपन बात करते हैं अभी प्रासरण। अपना जो टॉपिक क्या है वो है प्रासरण। प्रासरण को इंग्लिश में ओस्मोसिस बोलते हैं, ओस्मोसिस। प्रासरण को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ओस्मोसिस बोला जाता है। ठीक है, तो प्रासरण क्या है, तो यदि मैं सिंपल डेफिनेशन लिखूं जो एग्जाम में पूछी जाती है कि अर्ध पारगम्य, इसको फिर समझाऊंगा मैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा होने वाला विसरण। और ये क्वेश्चन, ये जो डेफिनेशन मैंने लिखे है ना, ऐसे कैसे एग्जाम में इसी लैंग्वेज में आती है कि बताओ कि अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा होने वाले विसरण को क्या बोलते हैं। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अरे विसरण पूछने जा रहे हैं, पूछना क्या जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसने विसरण टर्म दे दी और अपन को तो याद रहता है कि विसरण वो होता है जो अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता, तो ये अर्ध पारगम्य झिल्ली लगती क्या हो गया। तो ध्यान रखना कि यदि विसरण किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा हो जाए तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, फिर प्रासरण बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात करूँ यहाँ पे, इसको ये मैं आपको अगली स्लाइड में समझाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा समझने का टॉपिक है। तो यहाँ पे जो प्रासरण करवाता है उसको बोलते हैं प्रासरण दाब। प्रासरण को ओस्मोसिस, दाब को बोलते हैं प्रेशर, तो मैंने लिख दिया ओपी। हिंदी में बोलते हैं प्रासरण दाब, प्रासरण दाब। तो प्रासरण करवाने के लिए जो दाब चाहिए वो कौन सा है, प्रासरण दाब। अपन ने बोला था कि विसरण करवाने के लिए जो दाब चाहिए उसको क्या बोलते हैं, विसरण दाब। प्रासरण के लिए जो दाब चाहिए उसको क्या बोल रहा हूं मैं, प्रासरण दाब। ठीक है, तो अपन बात करें प्रासरण दाब की, तो जिधर प्रासरण दाब ज्यादा है, क्योंकि प्रासरण दाब यानी कि ओपी में बात करूं तो ओपी एक क्या है, खिंचाव बल है। यहां मैं लिख देता हूं ये क्या है, एक खिंचाव बल। ओपी क्या है, खिंचाव बल। यानी कि ओपी ज्यादा तो खिंचाव बल ज्यादा, यानी कि ओपी बढ़ेगा तो ये ज्यादा खींचेगा। और किसको खींचेगा, पानी के अणु को। अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा मैंने बोला था कि अर्ध पारगम्य झिल्ली वो होती है जो विलायक को तो जाने दे बट विलय को नहीं। तो अब ओपी ज्यादा लगेगा किसी साइड में तो पानी को खींचेगा, यानी कि ओपी का मीन्स क्या हो रहा है, खिंचाव बल। जिधर ओपी ज्यादा उधर पानी खींच के आएगा। तो मेरे को एक चीज बताओ कि पानी किधर से किधर जाएगा, जहां ओपी ज्यादा है उधर से कम की तरफ जाएगा या जहां ओपी कम है उधर से ज्यादा की तरफ। तो ये कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाता हूं, अभी यहां बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि मेरे पास में एक बिकर है, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा टॉपिक, बिल्कुल सिंपली करके लेके आया हूं उसको मैं। अपने पास एक बिकर है, उस बिकर को मैंने अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा दो भागों में डिवाइड कर दिया। तो आपको ये बीच में झिल्ली दिख रही है, इसका नाम है अर्ध पारगम्य झिल्ली। ये क्या है, अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक है, अभी मैंने बोला अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा होने वाले विसरण को मैं क्या नाम दे देता हूं, उसको मैं प्रासरण नाम दे देता हूं। ठीक है, तो यहां मैं इसको नाम ए दे दूं, इधर वाले को मैं नाम बी दे दूं। ठीक है, नाम मैंने दे दिया। इसके अंदर मैंने भर रखा है सॉल्यूशन, मैंने इसमें क्या भर रखा है, सॉल्यूशन भर रखा है, यानी कि विलियन इसमें मैंने भर रखा है। इधर भी मैंने क्या भर रखा है, विलियन मैंने भर रखा है। ओके, इधर मैंने क्या भर दिया है, विलियन मैंने भर दिया है। ओके, ये मैंने भर दिया। अब यदि मैं बात करूं कि इस वाले विलियन में मैंने क्या मिलाया है, तो इधर मेरे पास है विलियन, इधर क्या है मेरे पास में, विलियन। और इधर मैं बात करूं तो इधर मेरे पास में क्या है, केवल विलायक, शुद्ध विलायक। इधर क्या है, शुद्ध विलायक। ध्यान रखना, बोले तो पानी है, इधर मैं लिख देता हूं शुद्ध। यहां से जो क्वेश्चन बनता है भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इधर हो गया, ये हो गया। इधर मेरे पास पानी भरा है, इधर मेरे पास विलियन। अब मेरे को ये बताओ कि सांद्रता ज्यादा किसकी होगी, विलायक की होगी या विलियन की। तो सांद्रता होती क्या है कि किसी भी विलियन के अंदर विलायक के कितने अणु है उसको सांद्रता बोला जाता है। विलायक के जितने ज्यादा अणु उसकी सांद्रता उतनी ज्यादा। एक होती है तनुता, तनुता का मीन्स होता है पानी ज्यादा होना, और सांद्रता का मीन्स होता है विलय ज्यादा होना।
तो सांद्रता की मैं बात करूँ, सांद्रता को मैं सी लिख सकता हूँ, सी लिख के डिनोट कर रहा हूँ, तो मैं बात करूँ सी सांद्रता, यानी कि वैसे कंसंट्रेशन बोलते हैं जिसको भी अपन इंग्लिश में सी से स्टार्ट करें, तो कंसंट्रेशन मानो या आपको सांद्रता मानो, अपन इसको सी से स्टार्ट करें। अब अपन को पता है कि विलियन है, इसका मीन्स इसमें विलय गुला है, तो इसकी सांद्रता क्या होगी, ज़्यादा, तो मैं लिख दूँ इसकी सांद्रता ज़्यादा, और इधर में यदि बात करूँ तो इसकी सांद्रता कम। पहली चीज़ अपन को समझ में आ गई। अब मेरे को एक चीज़ बताना कि पानी किधर ज़्यादा है, जिसकी सांद्रता कम होगी उसकी पानी ज़्यादा रहेगा वहाँ पे, तो यहाँ मैं बात करूँगी वाटर, यानी कि पानी इधर ज़्यादा है और इसकी तुलना में पानी इधर कम है। और अपन को पता है भाई अर्ध पारगम्य झिल्ली से केवल पानी जाता है, विलय नहीं। तो जिधर पानी ज़्यादा है उधर से पानी किधर जाएगा, जिधर पानी कम है। तो पानी ज़्यादा किधर हुआ, बी नंबर पे, और पानी कम किधर हुआ, ए नंबर पे। तो यहाँ से पानी किधर चला जाएगा, इसका मैं आपको चेंज करके देता हूँ कलर। इधर से पानी किधर चला जाएगा, यानी कि 20 से पानी किधर जा रहा है, ए में। ठीक है, ये चीज़ समझ में आए कि इसी चीज़ को बोलते हैं विसरण, यानी कि हो। अभी डेफिनेशन समझना, मैंने बोला कि अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा होने वाला विसरण, विसरण में क्या हो रहा था, पानी अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ। इधर भी क्या हो रहा है, पानी की खुद की सांद्रता यहाँ पे ज्यादा है, पानी खुद अपने आप में ज्यादा है, तो पानी की अधिक सांद्रता किधर है, बी की तरफ, और पानी की कम सांद्रता किधर है, ए की तरफ। तो पानी अपनी अधिक सांद्रता से किधर जा रहा है, कम सांद्रता की तरफ जा रहा है। तो पानी तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जा रहा है, बट विलयन की सांद्रता किधर ज्यादा है। ठीक है, इतना कंफ्यूज नहीं करा, अगले स्लाइड में इसको समझाऊं, तो पहले इतना समझो कि पानी अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जा रहा है, बट किसके माध्यम से गुजर के जा रहा है, अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो विसरण की परिभाषा क्या थी, अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, इधर भी अधिक से कम की तरफ जा रहा है, बट बीच में क्या लगा दी मैंने, अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो मैंने ये तो बोला कि भाई अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा होने वाले विसरण को क्या बोला मैंने, प्रासरण, और वो डेफिनेशन मैंने आपको शो कर दी यहाँ पे। आ गया समझ में कि प्रासरण क्या होता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा होने वाला विसरण। इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन बात करें इसकी डेफिनेशन बनाने की। जिधर सांद्रता ज्यादा है ना, अणु ज्यादा है, तो पानी को खींच रहे हैं, तो पानी खींच किधर रहा है, बी की, ए की तरफ, और कहां से, बी की तरफ। तो ओपी किसका ज्यादा होगा, जिधर ओपी ज्यादा उधर पानी खींचेगा, तो एक का ओपी ज्यादा रहेगा और बी का ओपी कम रहेगा, विसरण दाब। ये चीज समझ में आई क्या। नेक्स्ट स्लाइड में इसको मैं अच्छे से समझाता हूं तुम्हें, ये कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है ओपी का कॉन्सेप्ट, ओपी का कॉन्सेप्ट। ओपी क्या है, खिंचाव बल। अपने क्या बात की, खिंचाव बल, ये पानी को खींचेगा, खिंचाव बल। तो जिधर ओपी ज्यादा रहेगा उधर पानी खींचेगा, और जिधर कम रहेगा उधर से पानी जाएगा। तो इधर यदि ओपी कम है तो पानी उधर जाएगा जिधर ओपी ज्यादा है, जल का मूवमेंट। तो कम ओपी से ज्यादा ओपी की तरफ जल जा रहा है, ये अपने बात की। और ये भी अपने बता दें कि जिसकी सांद्रता ज्यादा रहेगी उसका ओपी भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो अपने बात की थी कि सांद्रता यदि कम है तो ओपी कम रहेगा, और सांद्रता यदि ज्यादा है तो ओपी भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। अब अपने क्वेश्चन क्या आते हैं, आपको वही कि शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक का ओपी क्या होगा, शुद्ध विलायक का ओपी क्या होगा। पीछे वाले डायग्राम को आपको एक बार वीडियो को पीछे करके जरूर देखना। पीछे वाले डायग्राम में मैंने बताया कि ओपी किसका ज़्यादा था, तो वहाँ पे शुद्ध जल का ज़्यादा था, या जिसमें मैंने विलय मिलाया था उसका ज़्यादा था, देख लिया। अपन बात करेंगे शुद्ध विलय का जो ओपी है ना वो कम रहेगा। मैंने क्या बात की कि विलय मिलाने पर ओपी बढ़ेगा, और ओपी बढ़ेगा तो खिंचाव बल बढ़ेगा, यानी कि सांद्रता बढ़ेगी, सांद्रता बढ़ेगी तो ओपी बढ़ेगा। ठीक है, तो शुद्ध का क्या होगा, शुद्ध विलय का ओपी क्या रहेगा, कम। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, जैसे जैसे विलय मिलाते हैं, विलय मिलाने पर, विलय मिलाने पर ओपी बढ़ता है। ठीक है, ओपी बढ़ता है, ये चीज आपको समझ में आई क्या। तो ये डीपी से उल्टा हो गया, अपने बात की शुद्ध विलय का डीपी ज्यादा होता है, विलय मिलाने पर डीपी कम होता है। इधर उल्टा हो गया कि शुद्ध विलय का ओपी कम होता है जबकि विलय मिलाने पर ओपी बढ़ जाता है। ये चीज आपको समझ में आई क्या, ये चीज आपको समझ में आई क्या। ओपी और ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आया, क्योंकि ओपी क्या है और किधर ऑस्मोटिक हो रहा है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस की परिभाषा क्या होगी कि किसी भी विलायक के अणु का अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा जाना क्या कहलाएगा,
ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ओपी का एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा ओपी किसका होता है, सबसे ज्यादा ओपी किसका होता है, तो आपने सुना होगा लवणोद्भिद, लवणोद, जो लवणीय पौधे होते हैं ना उनका ओपी ज्यादा होता है। और यदि मैं बात करूँ कि किसका ओपी कम होता है, तो ओपी कम किसका होगा, जलोद्भिद, किसका कम होगा, जलोद्भिद, जल में उगने वाले पौधों का क्या होगा, कम होगा। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ओपी अपने समझ में आ गया, अपन को डीपी समझ में आ गया। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट पे, ऑस्मोटिक प्रेशर के प्रकार, यानी कि अपन बात करें प्रासरण के प्रकार, सॉरी प्रासरण कितने प्रकार के, यानी कि ओस्मोसिस के प्रकार। तो ओस्मोसिस अपन पढ़ते हैं, एक तो होता है अंतः प्रासरण और एक होता है बाह्य प्रासरण। बट अपन को जैसे अपन ने प्रासरण पढ़ने से पहले अपने पारगम्यता पढ़ी ना, उसी प्रकार ओस्मोटिक के या ओस्मोसिस के प्रकार पढ़ने से पहले अपन को ओस्मोसिस सॉल्यूशन पढ़ना पड़ेगा। बोले तो प्रासरणी विलयन पढ़ना पड़ेगा। यदि आपको प्रासरणी विलयन समझ में आ गया तो आपको इसके प्रकार भी समझ में आ जाएंगे। तो मैं बात करूं प्रासरणी, और ये जो टॉपिक है प्रासरण वाला, इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन उठता ही उठता है। ठीक है, तो प्रासरणी विलयन, प्रासरणी विलयन है, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। जिसमें यदि मैं पहला बात करूं तो पहला आता है अल्प प्रासरी, अल्प प्रासरी। अल्प प्रासरी को इंग्लिश में बोलते हैं, ये इंग्लिश का टर्म पूछा जाता है हाइपो, इसको इंग्लिश में बोला जाता है हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक। मैंने क्या बात की, अल्प प्रासरी विलयन। अल्प प्रासरी यानी कि जिसका प्रासरण दाब कोशिका के प्रासरण दाब की तुलना में कम हो। मैंने क्या बोला, मैंने बात की कि मेरे पास में ये एक बीकर है, इसमें मैंने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। मैंने क्या भर दिया, इसमें पानी भर दिया। इस पानी के अंदर मैंने एक किशमिश डाल दी। क्या बात कर रहा हूँ मैं, किशमिश। ठीक है, किशमिश डाल, ओके। अब अपने देखा कि जब अपन किशमिश को पानी में डाल देते हैं वो फूल जाती है। तो जो पानी है ना, यहाँ पर अल्प प्रासरी विलयन का काम कर रहा है, यानी कि पानी का प्रासरण दाब कम है और जो किशमिश डाली इसका प्रासरण दाब ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ कि ओपी किसका ज़्यादा है, जो इसमें सेल डाली, और किसका कम है, जो अपने पास विलयन है। तो वह विलयन जिसका प्रासरण दाब कम होता है उसको मैं क्या बोल देता हूँ, अल्प प्रासरी। मैं लिख दूँ कि ओपी कम, वह विलयन जिसका ओपी कम होता है उसको मैं क्या बोल दूंगा, ये। और ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना कि बाहर ओपी कम है अंदर ओपी ज्यादा है, तो ओपी पानी को खींचेगा तो किशमिश पानी को अंदर खींच लेगी, और अंदर खींचेगी तो ये फूल जाएगी। इसको बोलते हैं अंतः प्रासरण। तो ध्यान रखना कि अल्प प्रासरी विलयन में हमेशा क्या होगा, अंतः प्रासरण। तो यहां मैं लिख देता हूं, इस कंडीशन में क्या होगा, अंतः प्रासरण, यानी कि प्रासरण के द्वारा जो पानी खींचा जा रहा है वो कोशिका के अंदर खींचा जा रहा है। तो 2 ही क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि जब किसी कोशिका को अल्प प्रासरी विलयन में रखा जाता है तो क्या होगा, अंतः प्रासरण होगा या बाह्य प्रासरण होगा। तो ध्यान रखना अंतः प्रासरण, और ऐसे विलयन का ओपी क्या होता है, ओपी ज्यादा, सॉरी कम होता है। आपको ये समझ में आ गया, ये हो गया पहला विलयन। दूसरे विलयन की यदि मैं बात करूं, दूसरा टाइप का विलयन, तो दूसरा टाइप का विलयन होता है अपने अति प्रासरी, अति प्रासरी। इसको बोलते हैं हाइपरटोनिक। क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इस कंडीशन में क्या होगा, हाइपरटोनिक क्या होगा, तो इसमें होगा ओपी ज़्यादा, यानी कि ऐसा विलेन जिसका ओपी ज़्यादा हो। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं कि मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर में मैंने सॉल्यूशन भर लिया, यानी कि विलेन भर लिया है। मैंने क्या भर लिया है, विलेन, यानी कि विलेन में विलय मिला हुआ है, तो विलेन का ओपी अपन को पता है क्या होता है, ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद मैंने कटा हुआ आलू, आपने जो प्रयोग किया होगा, ये आलू है, कटा हुआ आलू छील के मैंने रख दिया। आलू के अंदर मैंने थोड़ा बहुत पानी भर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, इसे में मैंने जब आलू में पानी भरा तो मेरे को पता है कि
अंदर ओपी ज़्यादा है और आलू के अंदर क्या है, पानी, तो पानी का ओपी क्या है, कम। तो यहाँ से पानी किस में आ जाएगा, इस विलेन के अंदर आ जाएगा जो अपन ने लिया। तो इससे क्या हो रहा है, बाहर की तरफ प्रासरण हो रहा है। तो ध्यान रखना कि जब अपन कभी अति प्रासरी विलेन रहते हैं तो उसमें बाह्य प्रासरण होता है, बाह्य प्रासरण। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अपने दोनों प्रकार भी क्लियर हो गए और अपने विलेन भी क्लियर हो गए कि कितने प्रकार के प्रासनी विलेन होते हैं। अंत्य प्रासन किसमें होकर, बाह्य प्रासन। तीसरा जो विलेन है ना, वो अपन बात करें, जो तीसरा विलेन है वो कौन सा है, तो उसको बोलते हैं समप्रासरी। क्या होता है, समप्रासरी। समप्रासरी का मीन्स होता है आइसोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा होता है, यानी कि जिसका ओपी ना तो ज़्यादा हो ना कम हो, यानी कि इसका ओपी इक्वल है, जितना सेल का है उतना ही ओपी इसका है। तो ऐसी कंडीशन में ना तो अंतः प्रासरण होगा, अंतः प्रासरण, और ना ही बाह्य प्रासरण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी कोशिका को कैसे विलीन में रखा जाए जिसमें ना तो अंतः प्रासरण हो और ना ही बाह्य प्रासरण हो, वो होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्योंकि इसका ओपी किसके बराबर, यहाँ पे मैं बात करूँ कि ओपी बराबर होगा सेल के, कोशिका के बराबर। कोशिका का ओपी जितना है उतना ही ओपी किसका रहेगा, विलीन का। तो ओपी जब बराबर रहेगा तो ना तो अंतःप्राशन होगा ना बाह्य प्राशन। तो ऐसा होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो अपने सॉल्यूशन की भी बात कर ली कौन कौन से होते हैं, और साथ में अपने और क्या देख लिया, अपने प्राशन के टाइप भी देख लिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी, जो एग्जाम में पूछी गई है अभी, वो क्या है अपने, वो है जीव द्रव्य कुंचन और जीव द्रव्य विकुंचन। जीव द्रव्य विकुंचन, ये दो टर्म है, जीव द्रव्य कुंचन और जीव द्रव्य विकुंचन। इंग्लिश में यदि मैं बात करूं तो इसमें बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड या प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस, और इसको बोलते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। ये प्रयोग किया गया था एक पौधे पे जिसका नाम है रियो डिस्कलर। पौधे का नाम भी से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, रियो डिस्कलर इसका नाम है, बट कोई दिक्कत नहीं है। अपन को ध्यान ये रखना कि ये होता क्या है। तो यदि मैं बात करूं इन दोनों के, ये होते क्या है, तो जब किसी कोशिका को, यहाँ ध्यान रखना कि जब किसी कोशिका को मैं रखता हूं अति प्रासरी विलयन में, किसमें, अति प्रासरी विलयन में, तो बताओ क्या होगा, अति प्रासरी विलयन में रखने पर होगा बाह्य प्रासरण, बाह्य प्रासरण। ठीक है, जब किसी कोशिका को मैं अति प्रासरी विलयन में रख रहा हूं तो उसमें बाह्य प्रासरण होगा। तो यहां ध्यान देना कि जब इस सेल को मैंने किसी अति प्रासरी, यहां से इसको मैं मिटा देता हूं थोड़ा, यहां लिख देता हूं कि इस सेल को जब मैंने, ये मेरे पास एक सेल है, इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये वॉल है, क्योंकि वॉल तो टाइट होती है तो ये तो कभी चिपकेगी नहीं। तो सेल वॉल जो मेम्ब्रेन है ना, इसके अंदर भरा होता है क्या, कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य, वो बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा तो ये सिकुड़ जाएगी। तो अगले स्लाइड में बना दूंगा इसको ऐसे। तो जब किसी कोशिका को अति प्रासरी विलीन में रखा जाता है तो उसका जीव द्रव्य संकुचित हो जाता है, सिकुड़ जाता है, इसको बोला जाता है जीव द्रव्य कुंचन। क्वेश्चन क्या आता है कि बताओ कि किसी कोशिका को कैसे विलीन में रखेंगे जब जाके उसमें क्या होगा, जीव द्रव्य कुंचन होगा। तो आपको ध्यान रखना है अति प्रासरी विलीन, अति प्रासरी विलीन में रखने पे क्या होगा, जीव द्रव्य कुंचन। विकुंचन यानी कि उसका उल्टा कर दो, अब जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को यदि मैं अल्प प्रासरी विलीन में रख दो तो पानी वापस एंटर हो जाएगा, अंतःप्रासन हो जाएगा, और अंतःप्रासन होगा तो क्या हो जाएगा, विकुंचन। तो यहाँ पे क्या होगा, विलियन चेंज, अल्प प्रासरी, अल्प प्रासरी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंतःप्रासरण। अल्प प्रासरी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंतःप्रासरण।
ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, जीव द्रव्य कुंचन क्या है, जीव द्रव्य विकुंचन क्या है, यह चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ओके, अपन नेक्स्ट बात करते हैं, टर्मिनोलॉजी। कुछ टर्मिनोलॉजी जिसके अंदर अपन डीपीडी पढ़ेंगे, और डीपीडी सबसे इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं 3 प्रकार की सेल बता दूं। एक होती है सलत कोशिका, सलत कोशिका, सलत कोशिका का मीन्स होता है नॉर्मल सेल, कि किसी सेल में नॉर्मली कितना पानी भरा होता है नॉर्मल कंडीशन में, वो होती है सलत कोशिका। ना तो उसमें पानी ज़्यादा है ना कम है, ना उसमें ट्रिगर प्रेशर बोले तो स्फीति दाब बढ़ रहा है, ना उसमें भीति दाब लग रहा है, कुछ नहीं, नॉर्मल कंडीशन। तो किसी सेल की जो नॉर्मल कंडीशन है उसको बोलते हैं सलत कोशिका, फ्लेजिड सेल इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन होता है स्फीति कोशिका, स्फीति कोशिका, स्फीति कोशिका। स्फीति कोशिका क्या होती है कि जब किसी कोशिका में पानी एंटर हो जाए तो वो अपनी दीवारों पे जाके क्या लगाएगी, प्रेशर लगाएगी, और जब प्रेशर लगा जाएगी तो सेल फूलेगी। सेल का फूलना, स्फीत करना क्या कहलाता है, स्फीति कोशिका। तो जब पानी एंटर करता है तो क्या हो जाती है, सेल स्फीत हो जाती है। तो दूसरी कोशिका स्फीति। और तीसरी अपन ने जो अभी अभी पढ़ा है, जीव द्रव्य कुंचित कोशिका, जीव द्रव्य कुंचित कोशिका, यानी कि जिसका जीव द्रव्य संकुचित हो चुका है उसको बोलते हैं जीव द्रव्य संकुचित। ये 3 सेल आपको याद हो गई क्या? अब मैं आपको कुछ प्रेशर बताऊंगा, फिर बताऊंगा कि किसका कितना रहता है। तो मैं पहले स्लाइड चेंज करता हूँ। ठीक है, इस स्लाइड में आपको बताता हूँ। एक तो अपन पढ़ेंगे टीपी, एक अपन पढ़ेंगे डब्ल्यूपी, एक अपन पढ़ेंगे ओपी। सबसे पहले अपन को ये 3 चीज़ पढ़नी है, टीपी, डब्ल्यूपी और ओपी। क्या है, घबराना कुछ नहीं है, सिंपल है। टीपी को बोलते हैं अपन इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिगर प्रेशर, और ट्रिगर को हिंदी में बोलते हैं स्फीति दाब। तो सबसे पहले क्या होगा, स्फीति दाब। मैं समझा रहा हूँ होता क्या है, स्फीति दाब। टीपी किसको बोलते हैं, स्फीति दाब को। डब्ल्यूपी बोलते हैं, डब्ल्यू का मीन्स होता है कि वॉल प्रेशर, यानी कि भीतीय दाब। तो मैं दूसरा लिखूंगा यहाँ पे, भीतीय दाब। तीसरा ओपी आपको पता है, प्रासरण दाब, प्रासरण। होता क्या है देखते हैं अपन। यहाँ देखना आप क्या होता है। ये मेरे पास एक सेल है, ये मेरे पास क्या है, सेल। इस सेल में सबसे पहले मैंने बात की कि पानी एंटर किया, H2O के मॉलिक्यूल यहाँ पे एंटर करते हैं, तो मैंने बोल दिया पानी एंटर किया। पानी एंटर करेगा तो सेल के अंदर जाके ऐसे प्रेशर लगाएगा, इस भित्ति के ऊपर या झिल्ली के ऊपर, ऐसे क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, जिससे ये सेल क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, बोले तो स्फीत हो जाएगी। तो कोशिका को स्फीत करने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसको बोलते हैं स्फीति दाब। तो मैं बोलूँगी कोशिका में जब पानी एंटर करता है तो पानी एंटर करने के बाद कोशिका की भित्ति के ऊपर अंदर से, ध्यान रखना, अंदर से जो दाब लगाया जा रहा है जिसे कोशिका फूल जाती है उसको बोलते हैं टीपी, स्फीति दाब। समझ में आया क्या? देख लेना कि पानी एंटर कर रहा है, पानी एंटर किया, एंटर करने के बाद अंदर से जो दाब लगा रहा है उसको बोला मैंने टीपी। अब क्या होगा, जैसे कि आपने एक साइंस में सुना होगा, बायोलॉजी में, कि क्रिया के प्रति अनुक्रिया होती है। ठीक है, जैसे कि आपने किसी गर्म चीज़ को छुआ तो आपका हाथ ऑटोमेटिकली वहाँ से हट जाएगा, क्योंकि आपने न्यूरॉन ने आपको संकेत दिया कि भाई हटा ले, यानी कि क्रिया के प्रति क्या हुई, अनुक्रिया। इसी प्रकार अब क्या होगा, ये सेल फटना चाहिए। इस सेल को फटने से रोकने के लिए सेल क्या करेगी, बाहर से प्रेशर लगाएगी ऐसे, इस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए कि ये सेल फटनी चाहिए। और बाहर से कौन लगाएगा, वॉल, जो भित्ति है वो लगाएगी प्रेशर। तो जो बाहर से दाब लगता है उसको बोलते हैं डब्ल्यूपी, यानी कि भित्ति दाब। इससे अपन को एक चीज समझ में आ गई, जो क्वेश्चन में बनता है कि टीपी जितना लगेगा उतना ही क्या लगेगा, डब्ल्यूपी। तो याद रखना कि टीपी बराबर होता है डब्ल्यूपी। ठीक है, टीपी बराबर क्या होता है, डब्ल्यूपी। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि भाई निम्न में से सही क्या है, तो याद रखना कि टीपी किसके बराबर होता है, डब्ल्यूपी, ना कि ओपी के बराबर है अभी। ठीक है, तो टीपी बराबर क्या है, डब्ल्यूपी। अब यदि मैं बात करूँ ओपी क्या है, तो ओपी का मीन्स है कि इस कोशिका में कितनी सांद्रता है। सांद्रता ज़्यादा होगी तो पानी को ज़्यादा खींचेगा, तो कितना पानी खींच पाएगा उस चीज़ को बोला जाता है ओपी। 3 चीज़ समझ में आई क्या? ठीक है, अपन वापस चलते हैं अपने पीछे वाली स्लाइड की ऊपर। अपने 3 कोशिका लिखिए, सलत कोशिका, स्फीति कोशिका और जीव द्रव्य। इनका अपन को टीपी का मान पता होना चाहिए कि किसका टीपी क्या होता है। तो मैं लिख देता हूँ टीपी, इसका अपन को टीपी पता रखना है, और इसका मेरे को टीपी पता होना चाहिए, जिससे अपन फिर आगे डीपीडी निकालने में काम आएगा।
तो मेरे को बता कि सलत कोशिका है, ना तो उसमें पानी एंटर कर रहा है और ना ही पानी बाहर निकल रहा है, तो उसका टीपी क्या होगा? मैं ये बोल रहा हूँ तो समझाऊँ कि मेरे पास ये सेल है, इस सेल में पानी एंटर, ना तो पानी एंटर करेगा क्योंकि ये जितना पानी इसको चाहिए उतना उसके पास में है, तो उसका टीपी कितना होगा? तो अपनों को पता है कि जैसे जैसे स्फीति दाब बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ओपी बढ़ेगा तो टीपी भी क्या होगा? तो टीपी भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ओके, अब इसका टीपी सलत कोशिका का जब टीपी ही नहीं है, यानी कि इसमें कोई क्या ट्रिगर प्रेशर लगाएगी सेल, स्फीति है, नॉर्मल है, यानी कि ये फूलेगी नहीं, तो नॉर्मल कंडीशन में टीपी 0 होता है, ध्यान रखना, कोई भी ट्रिगर प्रेशर नहीं लगाएगी। बट यदि मैं बात करूं कोशिका स्फीति है, यानी कि ये स्फीति दाब लगा रही है, तो इसका टीपी क्या होगा? जितना ओपी होगा, यानी कि जितना पानी अंदर एंटर करेगा उतना ही टीपी बढ़ता रहेगा, तो टीपी किसके बराबर हो जाएगा? ओपी के। और यहाँ जीवद्रव्य संकुचित, यानी कि पहले से सिकड़ी हुई कोशिका, तो अंदर से कोई प्रेशर नहीं लग रहा, तो इसका टीपी किस में रहेगा? नेगेटिव। ये 3 वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, आपको अगले क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगी इनसे, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि बताओ कि सलत कोशिका के लिए टीपी का मान क्या होगा, स्फीति कोशिका के लिए टीपी का मान क्या होगा, और आपके जीवद्रव्य कुंचित कोशिका के लिए टीपी का मान क्या होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में जो क्वेश्चन उठते हैं वो यहीं से उठेंगे कि बताओ टीपी का मान क्या होगा, और या आपको डीपीडी पूछेगा जो अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। ये चीज़ समझ में आई क्या आपको? ओके, नेक्स्ट चले अपन। ओके, अपन बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अपना जो टॉपिक है वो है डीपीडी, लास्ट टॉपिक है अपना आज डीपीडी। डीपीडी को इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशेंट, यानी कि विसरण दाब न्यूनता, विसरण दाब न्यूनता, न्यूनता कहने का न्यूनता का मीन्स कमी, किस में कमी? विसरण दाब में। तो अपने बात की थी कि जो डीपी है, अपने पहले बात की थी जो डीपी है, इसमें जैसे जैसे अपन विलय मिलाएंगे, किसी विलयन में विलय मिलाएंगे तो डीपी क्या होगा? कम। और शुद्ध विलायक का डीपी क्या होता है? ज़्यादा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि किसी विलायक में विलय मिलाने पर उसके डीपी में कितनी कमी आई, उस चीज़ को बोला जाता है डीपीडी, विसरण दाब न्यूनता। नहीं, विसरण दाब में कितनी कमी आई विलय मिलाने पर, किसी विलायक में विलय मिलाने पर उसके विसरण दाब में हुई कमी को क्या बोला जाता है? विसरण दाब, डीपीडी बोला जाता है, ठीक है। डीपीडी विलय मिलाने पर कम हो रहा है, यानी कि जिसमें जितना ज़्यादा विलय उसका डीपीडी ज़्यादा, यानी कि कम। डीपीडी का मीन्स क्या होता है? कम होना। और डीपीडी कम, डीपी कम कब होगा? जब उसमें विलय मिलेगा। तो विलय मिलाने पर, विलय मिलाने पर डीपीडी बढ़ता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। और जब डीपीडी बढ़ेगा तो सांद्रता बढ़ेगी, और सांद्रता यानी कि डीपीडी बढ़ा यानी कि विलय मिला, विलय मिला तो सांद्रता बढ़ी, और सांद्रता बढ़ी तो वो पानी को खींचेगा, और पानी को खींचने की वजह से, ये खींचता है किसी चीज़ को, तो उस खींचने की वजह से इस डीपीडी का जो दूसरा नाम एग्जाम में पूछा जाता है, चूषण दाब। चूषण दाब, इसको क्या बोला जाता है? चूषण दाब। इंग्लिश में बोलते हैं सक्शन प्रेशर। तो इसमें एसपी लिखूंगा शॉर्ट में। यदि समझ में नहीं आए तो एक बार फिर से देखना कि मेरे पास में ये एक क्या है? बीकर है, यानी कि ओपी के जैसे काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इधर मेरे पास पानी भरा है, इधर मेरे पास क्या भरा है? पानी भरा है। क्या है? पानी। बोले तो शुद्ध विलायक है, और शुद्ध विलायक का जो डीपी है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसमें मैंने जैसे जैसे क्या मिलाया, ये मेरे पास ए था, ठीक है, इसको मैं थोड़ा अलग बना देता हूँ। ये मेरे पास ए था, मेरे पास में बी नंबर पे है दूसरा सॉल्यूशन, मेरे पास बी नंबर पे क्या है? ठीक है, मेरे पास बी नंबर पे, ये मेरे पास क्या है? बी नंबर। बी नंबर पे मेरे पास क्या है? दूसरा। अब इसमें मेरे पास पानी था, इस पानी में मैंने विलय मिलाया तो इसका मैंने बी नाम दे दिया। इसमें मैंने क्या मिला दिया? विलय। इसमें मैंने क्या मिला दिया? विलय मिला दिया। और जैसे जैसे मैं विलय मिलाऊंगा इसका डीपी कम होगा, यानी कि इसका क्या हो रहा है? डीपी कम। तो किसी भी विलयन में विलय मिलाने पर उसके डीपी में कितनी कमी आई उसको बोलते हैं विसरण दाब। तो इसमें कमी आई, इसका मीन्स इसका डीपीडी क्या हो गया?
इसका डीपीडी क्या हो गया, ज़्यादा, और डीपीडी ज़्यादा, और इसमें मैंने विलय मिलाई, इसका मीन्स इसका सांद्रता क्या होगी, ज़्यादा, और जब सांद्रता बढ़ती है तो उसका क्या होता है, खींचने की ताकत बढ़ जाती है, ये खींचेगा पानी को, क्योंकि इसके पास पानी की कमी होगी, तो इसलिए इसको चूषण दाब, यानी कि चूस रहा है, पानी को खींच रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, चूषण दाब, यानी कि सक्शन प्रेशर। तो डीपीडी का दूसरा नाम क्या है, सक्शन प्रेशर। डीपीडी के बारे में बताने वाला जो साइंटिस्ट था उसका नाम मेयर था, ध्यान रखना ना, थोड़ा कभी आ जाता है एग्जाम में, किस वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया, तो मेयर नाम के वैज्ञानिक ने इसे बताया था। डीपीडी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका फॉर्मूला और इसके फॉर्मूले से बनने वाले क्वेश्चंस। तो अपन बात करें इसके फॉर्मूले से बनने वाले क्वेश्चंस की, तो डीपीडी का जो फॉर्मूला है, पहले मैं बात करूँ डीपीडी, डीपीडी का जो फॉर्मूला है वो होता है डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे कैसे आता है कि निम्न में से बताओ डीपीडी का कौन सा फॉर्मूला है जो राइट है, तो डीपीडी का राइट फॉर्मूला होता है डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। अब इस फॉर्मूले से अपन को 3 कोशिकाओं का क्या निकालना है, डीपीडी निकालना है, जो अपने पहले टीपी निकाला था। तो पहली कोशिका कौन सी थी बच्चों, पहली थी सलत कोशिका, सलत कोशिका, अपने बात की थी सलत कोशिका, यानी कि जिसका टीपी क्या था, तो यहां देखना सलत कोशिका का जो टीपी था वो था 0, सलत कोशिका का टीपी था वो था 0। तो मैं पूछूंगी सलत कोशिका का डीपीडी क्या होगा, तो मैं बात करूँ डीपीडी बराबर ओपी, और टीपी की जगह क्या लिख दूं मैं 0, तो यहाँ पे हो जाएगा डीपीडी बराबर ओपी। ठीक है, तो आपको पूछा जाए कि सलत कोशिका का डीपीडी क्या होता है, तो सलत कोशिका का डीपीडी होता है ओपी के बराबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं सेकंड, दूसरी कोशिका अपन ने क्या पढ़ी थी, स्फीति कोशिका, स्फीति कोशिका, दूसरे अपन ने क्या पढ़ी थी, स्फीति कोशिका। तो स्फीति कोशिका के लिए डीपीडी क्या होगा, डीपीडी क्या होगा, डीपीडी क्या होगा, तो सबसे पहले अपन को पता होना कि इसका टीपी क्या था, तो अपने बात की थी इसका टीपी ओपी के बराबर होता है, तो यहाँ पे मैं डीपीडी बराबर बात करूँ ओपी माइनस टीपी, तो टीपी की जगह क्या लिखूंगा ओपी, इससे ये कट गया, तो डीपीडी बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का है, समझ में आ रहा है, डीपीडी बराबर क्या हो जाएगा 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिस कोशिका का आपको डीपीडी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो यही है, स्फीति कोशिका का डीपीडी क्या होगा, तो स्फीति कोशिका का डीपीडी होता है बच्चों 0, क्या होता है 0 होता है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओके। लास्ट अपन बात करें, लास्ट कोशिका जो अपन ने बात की थी सलत जीवद्रव्य, जीवद्रव्य कुंचित कोशिका, कुंचित सेल। जीवद्रव्य कुंचित के लिए अपने पढ़ा था कि टीपी बराबर नेगेटिव होता है, यानी कि टीपी का मान नेगेटिव आएगा, तो मैं बात करूँ डीपीडी बराबर ओपी माइनस माइनस टीपी हो जाएगा। कि टीपी किस में आ गया, माइनस में, क्यों माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो डीपीडी बराबर ओपी प्लस टीपी, ये किसके लिए हो जाएगा, जीवद्रव्य कुंचन। ये आपको डीपीडी समझ में आ गया। लास्ट अपने इसमें एक आता है डीपीडी, आपको समझ में आ गया होगा। अपने इसके बाद में आता है डीपीडी के बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है जल विभव। यहाँ से इतने ज़्यादा नहीं आता है, जो क्वेश्चन बनता है मैं आपको वो बता देता हूँ। जल विभव, इसको बोलते हैं वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल, यानी कि ये किस चीज को बताता है, किसी विलेन में उपस्थित जल के अणु की गतिज ऊर्जा को बताता है। जैसे जैसे विलेय डालेंगे तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम, तो यानी कि ये किसको बताता है, जल की गतिज ऊर्जा को, अणु की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है जो शुद्ध विलायक होता है, ये क्वेश्चन सब बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि शुद्ध विलायक का, इसको अपन साई डब्ल्यू से लिखते हैं, जल विभव को साई डब्ल्यू से लिखा जाता है, साई डब्ल्यू से लिखा जाता है। तो शुद्ध जल का साई डब्ल्यू क्या होता है, तो ध्यान रखना बच्चों इसका मान 0 होता है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जल विभव शुद्ध जल का पूछे 0 होता है। आपको पूछे कि विलय मिलाने पे क्या होगा, विलय मिलाने पर, तो विलय मिलाने पे इसका मान नेगेटिव हो जाएगा, और ध्यान रखना कि साई डब्ल्यू का मान हमेशा नेगेटिव होता है।
साई डब्ल्यू का मान हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो जल विभव के बारे में आपको इतना, और इसका एक फॉर्मूला ध्यान रखना कि साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी। साई डब्ल्यू यानी कि वाटर पोटेंशियल को, साई एस इसके ऑस्मोटिक प्रेशर को बताता है, और ये जो पी है ये इसके किसको बताता है, सॉरी साई एस है ये आपको, हाँ सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर को बताता है, ये आपके ट्रिगर प्रेशर को बताता है। ये आपको ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होगा। और इसका जो लास्ट टॉपिक बच रहा है अपने, वो भी अपन देख लेते हैं। जो लास्ट है उसको बोलते हैं अपन क्या, अंतः शोषण। लास्ट टॉपिक है अपना अंतः शोषण, इंग्लिश में बोलते हैं इम्बाइबिशन, इम्बाइबिशन या इम्बाइसिस इसको बोल देते हैं अपन। इम्बाइबिशन क्या होता है कि जो जल स्नेही कोलोइड होते हैं, क्या होते हैं, जल स्नेही कोलोइड, जल स्नेही कोलोइड द्वारा जल का अवशोषण, द्वारा जल का अवशोषण की जगह में अधिशोषण बोलो तो थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। अधिशोषण, अधिशोषण क्या कहलाएगा, अंतः शोषण। अंतः शोषण का आपको एग्जांपल बताऊं तो आपको अच्छा क्लियर रहेगा। आपने यदि देखा होगा कि बारिश के टाइम पर अपने दरवाजे जो होते हैं वो फूल जाते हैं, बारिश के टाइम पर दरवाजे फूल जाना, तो बारिश के टाइम पे क्या होगा, उसमें पानी एंटर कर रहा है तो पानी एंटर करके वो फूल जाएगा। तो बारिश के टाइम दरवाजा फूलना किसका एग्जाम्पल हो जाता है, ये अंतः शोषण का एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, तो अंतः शोषण का एग्जाम क्या है, दरवाजा फूलना, दरवाजे फूल जाना। ठीक है, इसके यदि मैं बात करूँ कि सर्वाधिक किसका होता है, सर्वाधिक इम्बायोसिस किस में होता है, तो अगार अगार जेल का आपने नाम सुना होगा, अगार अगार के अंदर। और यदि मैं बात करूँ सबसे कम किसका होता है, तो सबसे कम होता है सेल्यूलोज का। किसका होता है, सेल्यू, ये आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे ज़्यादा किसका होता है, अगार अगार का, और सबसे कम किसका होता है, सेल्यूलोज का। और इसका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो होता है बीज का अंकुरण, और जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है बीज का अंकुरण, अंकुरण यानी कि बीज किस विधि द्वारा जल को अवशोषित करके अंकुरित होता है, तो बीज इम्बाइसिस या इम्बाइबेशन या अंत्य शोषण की क्रिया द्वारा अवशोषण करके जल का अंकुरित होता है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने क्वेश्चन ये कि बीज का अंकुरण किसके वजह से होता है, तो अंत्य शोषण की वजह से, ना कि अवशोषण, या अपन इसको नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक बार मैंने क्वेश्चन देखा था एनटीए के एग्जाम में, आईसीआर के एग्जाम में, कि अपने पास एक पहाड़ है, अपने पास एक पत्थर है, उस पत्थर के अंदर मैं लकड़ी डाल दूं और लकड़ी में मैं पानी, लकड़ी को पानी से गीला कर दूं, तो देखूंगा थोड़े दिन बाद में वो पत्थर टूट जाएगा। तो बताइए कौन से प्रोसेस की वजह से हो रहा है, तो अपन को पता है कि जब पानी मैंने लकड़ी पे डाला तो पानी वो फूल रही है, और फूलना किस क्रिया की वजह से होता है, अंत्य शोषण। तो इससे अपने ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कुछ भी बन सकते हैं। ठीक है, तो आज अपने जो टॉपिक देखा है प्लांट फिजियो में, वो था अपना क्या, जल संबंध। ठीक है, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और ये यदि अच्छा लगा हो तो लिंक इसको शेयर करना, और कमेंट करके मेरे को बताना कि अच्छे वीडियो और मैं किस किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो मैं बना दूंगा। ओके, थैंक यू।